अन्याय कहीं भी हो, वो हर जगह न्याय के लिए खतरा है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर की ये शब्द आज भी मतलब कितने प्रासंगिक हैं। खासकर जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जटिल दुनिया को देखते हैं। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी घटना की परतें खोलने जा रहे हैं जो पहली नजर में शायद सिर्फ एक देश की कहानी लगे। दक्षिण अमेरिका का एक देश वेनेजुएला। बिल्कुल, लेकिन जैसा कि हम द प्रिंट में प्रकाशित इस विश्लेषण की गहराई में जाएंगे, हम देखेंगे कि इसके तार कैसे यूरोप के डर, रूस की मजबूरी और हाँ, भारत के भविष्य से भी जुड़े हैं। और ये समझना यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए तो और भी जरूरी हो जाता है। सही कहा। तो हमारा आज का मिशन सिर्फ तथ्यों को जानना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कैसे एक अकेली घटना पूरी वैश्विक व्यवस्था के नींव में पड़ी दरारों को उजागर कर सकती है। चलना चाहिए। लेकिन क्या होता है जब दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति ही उस नियम पुस्तिका के पन्ने फाड़ने लगे? हम देखेंगे कि वेनेजुएला प्रकरण ने कैसे दुनिया भर के देशों को एक आईना दिखाया और उनकी प्रतिक्रियाओं ने उनके अपने असली हितों को कैसे सामने ला दिया। तो चलिए सबसे पहले उस घटना पर ही आते हैं जिसने ये सब शुरू किया। इस लेख के अनुसार हुआ क्या था? हुआ ये कि अमेरिकी प्रशासन ने वेनेजुएला के तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी पर ड्रग तस्करी के बहुत गंभीर आरोप लगाए और उन्हें सत्ता से हटाने की एक बहुत ही नाटकीय कोशिश की। जी, ये जो तरीका था एक मौजूदा राष्ट्र प्रमुख पर ऐसे आरोप लगाना, ये मुझे सीधे सद्दाम हुसैन और उन सामूहिक विनाश के हथियारों यानी WMDs की याद दिलाता है। सही बात है। एक बड़ा आरोप लगाओ, एक माहौल बनाओ और फिर कार्रवाई कर दो। और इस विश्लेषण में भी इन दोनों के बीच एक सीधी रेखा खींची गई है। हाँ, और ये पैटर्न बहुत खतरनाक है क्योंकि ये एक मिसाल, एक प्रेसिडेंट कायम करता है। सद्दाम के मामले में वो WMDs तो कभी मिले नहीं, कभी नहीं मिले, लेकिन तब तक एक देश तबाह हो चुका था। यहाँ भी इस लेख का इशारा है कि असली मकसद ड्रग्स नहीं था, बल्कि कुछ और ही था। और क्या था वो असली मकसद? लेख के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने इसे छिपाने की कोशिश भी नहीं की। उनका बयान तो और भी चौंकाने वाला था। कौन सा बयान? जब उन्होंने कहा वेनेजुएला का सारा तेल, सोना, दुर्लभ खनिज अमेरिका का है। अच्छा, ताकि अमेरिका को फिर से महान बनाया जा सके। ये कोई डिप्लोमेटिक भाषा नहीं थी, ये एक सीधी साधी घोषणा थी। मतलब पर्दे के पीछे की सारी बातें खुलेआम कह दी गईं। हाँ, ये तो वाकई हैरान करने वाला है। और यहीं पर सबसे बड़ी चोट पहुंचती है अंतर्राष्ट्रीय कानून के उस सिद्धांत को जिसे राज्य की संप्रभुता या स्टेट इम्यूनिटी कहते हैं। यूपीएससी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। बिल्कुल, ये एक बहुत ही बुनियादी विचार है कि आप किसी दूसरे संप्रभु देश और उसके नेतृत्व के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते। तो ये एक तरफा कार्रवाई उस एक ध्रुवीय विश्व, उस यूनिपोलर वर्ल्ड की हकीकत को दिखाती है। हाँ, जहाँ एक ताकतवर देश ये मानकर चलता है कि नियम दूसरों के लिए हैं, उसके लिए नहीं। और इस एक घटना का असर, जैसा आपने कहा, पूरी दुनिया में एक लहर की तरह फैला। जी, तो इस हमले पर अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगियों यानी यूरोप की क्या प्रतिक्रिया थी? कोई भी सोचेगा कि उन्होंने शायद इस कदम का समर्थन किया होगा। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत दिलचस्प और विडंबनापूर्ण मोड़ आता है। अच्छा, इस मोड़ को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। रूस यूक्रेन संघर्ष के दौरान यूरोप ने अमेरिका के दबाव के आकर एक बहुत ही विवादास्पद कदम उठाया। आप रूसी संपत्ति को फ्रीज करने की बात कर रही हैं? बिल्कुल, उन्होंने यूरोपीय बैंकों में रखी रूस की अरबों डॉलर की संपत्ति को फ्रीज कर दिया। G7 देशों ने मिलकर फरवरी 2024 तक लगभग 260 बिलियन यूरो की रूसी संपत्ति जब्त कर ली थी। और योजना ये थी कि इस पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन को हथियार खरीदने में मदद करने के लिए किया जाएगा, ये जानते हुए भी कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत ये संपत्तियां स्टेट इम्यूनिटी के सिद्धांत से सुरक्षित हैं। हाँ, और जब तक ये नियम रूस के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा था, तब तक यूरोप को कोई समस्या नहीं थी। कई यूरोपीय कानूनी विशेषज्ञों ने भी इसे सही ठहराने के लिए तर्क गढ़े। लेकिन फिर क्या हुआ? असली झटका तब लगा जब वेनेजुएला प्रकरण के बाद ट्रंप ने कुछ ऐसा ही इशारा अपनी तरफ करते हुए कहा कि हमें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड की जरूरत है, हम ग्रीनलैंड से 2 महीने में निपट लेंगे। एक मिनट, हाँ, तो ये तो कमाल की बात है। जब तक नियम रूस के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा था, तब तक अंतर्राष्ट्रीय कानून लचीला था। जी हाँ, और जैसे ही उन्हें लगा कि वही हथियार उन पर भी चल सकता है,
उन्हें अचानक संयुक्त राष्ट्र चार्टर, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की याद आ गई। बिल्कुल, ये तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात हो गई। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की भाषा में इसे ही यथार्थवाद या रियलिज्म कहते हैं, है ना? ये उसका एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं, सिर्फ स्थायी हित। अचानक फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, जो पहले ट्रंप की तारीफ करते नहीं थकते थे, वही देश अब वॉशिंगटन को अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने की नसीहत देने लगे। उन्हें एहसास हो गया कि जिस खतरनाक खेल को उन्होंने रूस के खिलाफ शुरू किया है, उसका अगला शिकार वो खुद हो सकते हैं। तो आप कह रही हैं कि यूरोप को अब रूस या चीन से ज्यादा डर अपने सबसे करीबी दोस्त अमेरिका से लग रहा था। हाँ, ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। खतरा अब पारंपरिक दुश्मनों से नहीं, बल्कि उस सहयोगी से महसूस हो रहा था जो नियमों को अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ रहा था। अगर यूरोप इतना डरावा था, तो रूस, जो वेनेजुएला का एक करीबी सहयोगी माना जाता है, उसने क्या किया? क्या उन्होंने कोई कड़ी सैन्य प्रतिक्रिया दी? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ऊपरी तौर पर देखें तो वेनेजुएला मॉस्को का सहयोगी था। उनके बीच ऊर्जा और सैन्य सहयोग भी था, लेकिन रूस ने कोई सीधी सैन्य कार्रवाई नहीं की, और इस लेख में इसके कई व्यावहारिक कारण बताए गए हैं। जैसे कि पहला, दोनों देशों के बीच की भौगोलिक दूरी बहुत ज्यादा है। दूसरा, वेनेजुएला में रूस के लिए कोई जमीनी समर्थन नहीं था, जैसा उसे सीरिया में मिला था। अच्छा। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण था सैन्य ताकत का भारी अंतर, मतलब डिफेंस एसिमेट्री। रूस जानता था कि वह अमेरिका से इतनी दूर उसके अपने पिछवाड़े में जाकर सैन्य रूप से नहीं उलझ सकता। और इसकी तुलना सीरिया से की गई है, जहां रूस ने बशर अल असद की सरकार को बचाने के लिए सीधे हस्तक्षेप किया था। हाँ, लेकिन वेनेजुएला में हालात बिल्कुल अलग थे। अमेरिकी कार्रवाई इतनी तेजी से हुई कि मॉस्को को प्रतिक्रिया देने का समय ही नहीं मिला। तो अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें, रूस और चीन ने क्या किया? दोनों ने इस घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने इसे बहुपक्षवाद यानी मल्टीलैटरलिज्म पर हमला बताया। लेकिन यहाँ एक विडंबना है। वही तो, विडंबना ये है कि वही रूस और चीन अब उन सिद्धांतों जैसे संप्रभुता का सम्मान और एक तरफा कार्रवाई का विरोध की वकालत कर रहे हैं, जिनकी वकालत भारत दशकों से करता आया है। इस घटना ने उन्हें ये समझने पर मजबूर कर दिया कि एक ऐसी विश्व व्यवस्था जहां सिर्फ एक ही शक्ति का दबदबा हो, वो किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं है। तो ये एक तरह का वेकअप कॉल था बीजिंग और मॉस्को के लिए। बिल्कुल। अब इस विश्लेषण में एक और दिलचस्प पहलू का जिक्र है, अमेरिकी टूल किट। ये सुनने में किसी जासूसी फिल्म जैसा लगता है। क्या है ये? हाँ, आप इसे एक तरह की रिजीम चेंज रेसिपी कह सकते हैं। इस लेख के मुताबिक इसके कुछ तय इंग्रेडिएंट्स या चरण होते हैं जिन्हें कई देशों में आजमाया गया है। चलिए उन चरणों को समझते हैं। हाँ। पहला, उस देश पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाओ। ठीक है। दूसरा, उसकी घरेलू अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद कर दो ताकि महंगाई और बेरोजगारी बढ़े। तीसरा, सरकार को कठोर कदम उठाने पर मजबूर करो जिससे जनता और ज्यादा परेशान हो। मतलब ये तो एक चक्रव्यूह की तरह लग रहा है। बिल्कुल। और इसके बाद चौथा चरण आता है, जनता में पनप रहे असंतोष को हवा दो और सरकार विरोधी प्रचार को बढ़ावा दो। और अंतिम चरण? पांचवा और अंतिम चरण, CIA के स्लीपर सेल को सक्रिय करो और सड़कों पर भीड़ इकट्ठा कर दो। इस लेख में नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश का उदाहरण भी दिया गया है, जहां कुछ ऐसी ही स्थितियां देखी गई। लेकिन ये टूल किट क्या हमेशा सफल होता है? यहाँ जो बात फैसिनेट करती है वो ये है कि इतिहास हमें कुछ और ही सिखाता है। मतलब? यह लेख खलीफ अमेरिका के अपने हालिया इतिहास की याद दिलाता है। अफगानिस्तान, इराक, लीबिया में अमेरिकी हस्तक्षेप का क्या हश्र हुआ। हाँ, वो तो हम सब जानते हैं। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सबक मिलता है। जब एक तथाकथित मुक्तिदाता, एक लिबरेटर किसी देश में घुसकर वहां बिजली, पानी, भोजन और आजीविका देने के लिए जिम्मेदार हो जाता है, तो वो बहुत जल्दी ही एक कब्जा करने वाला, एक ऑक्यूपायर बन जाता है। और फिर वही लोग उससे नफरत करने लगते हैं जिन्होंने कभी शायद उसका स्वागत किया था। दृष्टिकोण क्या रहा? भारत ने, जैसा कि यह विश्लेषण बताता है, दिलेरी के बजाय व्यावहारिकता यानी प्रैग्मेटिज्म को चुना। मतलब एक बहुत ही सतर्क और संतुलित राजनयिक मुद्रा अपनाई। जी, भारत ने किसी भी पक्ष का खुलकर समर्थन करने से परहेज किया जो उसकी गुटनिरपेक्षता की पारंपरिक नीति के अनुरूप है। और बातचीत और स्थिरता पर जोर दिया। हाँ, और वेनेजुएला के साथ अपने पुराने संबंधों को भी उजागर किया।
तो भारत जैसे देश के लिए, जो हमेशा से एक बहुध्रुवीय यानी मल्टीपोलर विश्व व्यवस्था का समर्थक रहा है, इस पूरी घटना में क्या सबक है? ये इस विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत के लिए ये घटना इस बात की पुष्टि करती है कि एक ऐसी दुनिया जहां कई शक्तियां संतुलन बनाए रखती हैं, वही सबके हित में है। लेकिन ये लेख एक और गंभीर मुद्दे पर जोर देता है। हाँ, और वो है संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की पूरी तरीके से विफलता। मतलब जो एक ध्रुवीय विश्व की दादागिरी हमने शुरू में डिस्कस की थी, संयुक्त राष्ट्र उसे रोकने में पूरी तरह नाकाम रहा है। निश्चित रूप से। तो क्या ये बहुध्रुवीयता की जरूरत को और मजबूत नहीं करता? बिल्कुल। संयुक्त राष्ट्र चाहे युद्धों को रोकने में हो, एक तरफा प्रतिबंधों को रोकने में हो, या देशों की संप्रभुता पर हो रहे हमलों को रोकने में हो, हर मोर्चे पर विफल रहा है। या ये तर्क देता है कि अब भारत को सिर्फ संकट के बाद प्रतिक्रिया देने से आगे बढ़कर इस संस्थान की विफलता की ओर दुनिया का ध्यान तत्काल आकर्षित करना चाहिए। मतलब संकट को पैदा होने से ही रोकना होगा। बिल्कुल। हमें एक ऐसी व्यवस्था की जरूरत है जो संकट को पैदा होने से ही रोके, ना कि उसके होने का इंतजार करे। तो आज की इस गहन चर्चा से यह बिल्कुल साफ है, वेनेजुला की घटना सिर्फ एक स्थानीय संकट नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसने स्थापित वैश्विक व्यवस्था की कमजोरियों पर एक टॉर्च की तरह रोशनी डाली है। इसने यूरोप को अपने ही सबसे बड़े सहयोगी पर संदेह करने पर मजबूर कर दिया। और इसने भारत जैसे देशों के लिए एक स्थिर, नियम आधारित और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के महत्व को फिर से रेखांकित किया है। और अंत में यह हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। हाँ, ये लेख संयुक्त राष्ट्र की विफलता की ओर इशारा करता है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या 21वीं सदी की इन जटिल चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें संयुक्त राष्ट्र जैसे 20वीं सदी के वैश्विक संस्थानों के एक बिल्कुल नए ढांचे की आवश्यकता है, या फिर मौजूदा ढांचे में ही सुधार की कोई गुंजाइश बची है? ये एक ऐसा प्रश्न है जो इन स्रोतों को पढ़ने के बाद भी दिमाग में घूमता रहता है। इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो इसे लाइक करें और आगे की ऐसी ही ज्ञानवर्धक चर्चाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।